ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अधिकरण में वेद व्यास जी परमाणु कारणवाद में विद्यमान दोष दिखा रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 5 सूत्रों के द्वारा परमाणु कारणवाद में विद्यमान अनेक दोषों को दिखा दिया और 6वें सूत्र में ये बताया जा रहा है कि प्रदर्शित अनेक दोषों से युक्त परमाणु कारणवाद होने मात्र से मुमुक्षु को अनुपादेय है, ऐसी बात नहीं। शिष्टों ने इस परमाणु कारणवाद का कहीं पर भी आंशिक रूप से ग्रहण नहीं किया। शिष्टों ने इसका ग्रहण न करने के कारण मुमुक्षुओं को यह परमाणु कारणवाद अत्यंत अनादरणीय है। इसे शिष्टा परिग्रहाच्य अत्यंत मनपेक्षा इस सूत्र के 3 शब्दों से बताया, 3 पदों से। शिष्टा परिग्रहात अत्यंतम अनपेक्षा और च शब्द से वेद व्यास जी ने एक अर्थ सूचित किया जो परमाणु कारणवाद में विद्यमान उक्त अनुपपत्तियों की अपेक्षा और भी अनुपपत्तियां हैं, उन्हें सूचित करने के लिए सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया। तो पूर्व 5 सूत्रों के द्वारा उक्त अनुपपत्तियों से भिन्न जो अन्य अनुपपत्तियां हैं उन्हीं को वेद व्यास जी के द्वारा च शब्द से सूचित भाष्यकार भगवान अपिच वैशेषिका तंत्रार्थ भूतान इत्यादि से बता रहे हैं। तो वैशेषिक अपने प्रतिपाद्य पदार्थों के रूप से भावात्मक 6 पदार्थ मानते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और इन 6 पदार्थों को एक दूसरे से अत्यंत भिन्न स्वीकार करता है। द्रव्य गुण कर्म आदि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अत्यंत भेद है दोनों का, इन पदार्थों का आपस में। ऐसी मान्यता है वैशेषिकों की। और गुणादियों का जो द्रव्य से अत्यंत भेद, इससे विपरीत गुणादि में द्रव्याधीनत्व भी स्वीकार कर लेते हैं। और द्रव्याधीनत्व जो स्वीकार किया गुणादि में द्रव्य का अत्यंत भेद मान करके द्रव्याधीनत्व, सूत्र में च शब्द का प्रयोग करके वेद व्यास जी कहते हैं गुणादि में द्रव्य से अत्यंत भेद तथा द्रव्याधीनत्व ये परस्पर विरोधी 2 अभ्युपगम अनुचित है, अनुपपन्न है। द्रव्याधीनत्व की अनुपपत्ति गुणादि में है, क्योंकि लोक में देखा जाता है जिन पदार्थों का परस्पर अत्यंत भेद है वे एक दूसरे के अधीन नहीं देखे जाते। और यहाँ गुणादि का द्रव्य से भेद भी मानते हैं और द्रव्याधीनत्व भी मानते हैं, तो प्रत्यक्ष विरोध होगा। ये बता करके इस प्रकार से एक प्रकार से जो किसी के अधीन है वह उससे अभिन्न है। इस प्रकार यदि द्रव्य से गुणादि द्रव्य के अधीन है
तो मानना पड़ेगा द्रव्य से अभिन्न है, द्रव्य के साथ तादात्म्यापन्न है। गुणादि को पक्ष बना करके एक अनुमान दिखाया कि गुणादयः द्रव्याभिन्ना द्रव्याधीनत्वात्। और इस अनुमान में प्रयुक्त जो द्रव्याधीनत्व हेतु है, तद अधीनत्व रूप हेतु, इसमें व्यभिचार की शंका वैशेषिकों के द्वारा ननु इत्यादि से की गई और इस वैशेषिकों के व्यभिचार की शंका का निराकरण भी सिद्धांतियों के ओर से किया गया। और ये बताया गया कि यदि द्रव्याधीनत्व है गुणादि में, तो फिर गुणादि को द्रव्य से अत्यंत भिन्न नहीं माना जा सकता। और ये जो सिद्धांति के द्वारा द्रव्याधीनत्व बताया गया है, उसका अर्थ है तादात्म्येन प्रतीयमानत्व। ये अंत में बताया गया था। सत्यम इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका में था कि तथापि तादात्म्येन प्रतीयमानत्वस्य हेतुर्विवक्षितत्वात् न व्यभिचार इति आशय। सिद्धांति के अनुमान में गुणादयो द्रव्याभिन्ना द्रव्याधीनत्वात् जो हेतु है द्रव्याधीनत्व, उसका अर्थ है तादात्म्येन प्रतीयमानत्व। द्रव्याधीनत्व है द्रव्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्व, इसका कोई व्यभिचार नहीं है। अब वैशेषिक सहसा सिद्धांत की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। एक प्रकार से वैशेषिकों के द्वारा ननु अग्ने अन्यस्यापि सतो धूमस्य इत्यादि के द्वारा जो द्रव्याधीनत्व हेतु में व्यभिचार की शंका की गई थी, उसका निराकरण सिद्धांतियों ने कर दिया और ये बताया कि तत्कार्यत्व रूप जो तदधीनत्व समझते हो, वो तदधीनत्व नहीं, अपितु तत्तादात्म्येन प्रतीयमानत्व ये तदधीनत्व है। और ये बता करके व्यभिचार की शंका का निराकरण किया। लेकिन वैशेषिक कहते हैं यदि ये मानेंगे वैशेषिक सिद्धांतियों ने बताया हुआ जो हेतु का स्वरूप तत्तादात्म्येन प्रतीयमानत्व, तो फिर उनको गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद मानना पड़ेगा। और द्रव्य के साथ गुणादि का अभेद मानेंगे तो जो उनका अभ्युपगम है, अंगीकार है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तो उनके सिद्धांत में अनुपपत्ति सिद्ध होगी और सहसा अपने मत में दोष कौन स्वीकार करना चाहेगा। तो प्रयास करते हैं कि सिद्धांति ने जो हेतु बताया है द्रव्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्वम द्रव्याधीनत्व रूप, इस हेतु के अन्यथा सिद्धि की आशंका वैशेषिक करते हैं। यानी ये बताना चाहते हैं वैशेषिक कि द्रव्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्व द्रव्य के साथ गुणादि का अभेद माने बिना भी सिद्ध होता है। ये दिखाने में यदि वे समर्थ हो जाए तब तो ये अन्यथा सिद्ध हेतु हो जाएगा। और इसी अन्यथा सिद्धि की आशंका वैशेषिकों के द्वारा गुणानाम इत्यादि से की जा रही है। इसका अवतरण है टीका में, अस्य हेतु अन्यथा सिद्धिम आशंकते गुणादीनाम इति। अस्य हेतु से समझना जो तादात्म्येन प्रतीयमानत्व रूप हेतु बताया, तद अधीनत्व हेतु ही है, उसका परिष्कार
परिष्कृत स्वरूप हुआ तादात्म्यन प्रतीयमानत्व। और इस तादात्म्यन प्रतीयमानत्व रूप हेतु के अन्यथा सिद्धि की आशंका वैशेषिक कर रहे हैं। गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्य गुणयोः अयुत सिद्धत्वात् इति यदि उच्चेत, ये शंका है यदि के पहले तक इति तक। वैशेषिक यदि ये बताते हैं कि गुणादियों में जो द्रव्याधीनत्व है वह द्रव्य के साथ अभेद होने से नहीं, अपितु द्रव्य और गुण ये आपस में अयुत सिद्ध होने से, द्रव्याधीनत्व गुणों का प्रतीत हो रहा है। गुणों में द्रव्याधीनत्व के प्रतीति का प्रयोजक द्रव्याभेद नहीं, द्रव्य के साथ अभेद नहीं, अपितु अयुत सिद्धत्व, ये है। दो प्रकार के पदार्थ उन्होंने माने हैं, युत सिद्ध अयुत सिद्ध। ये जो द्रव्य और गुण है ये अयुत सिद्ध पदार्थ है, और इनमें अयुत सिद्धत्व होने के कारण द्रव्याधीनत्व है, द्रव्य से अभिन्न होने के कारण नहीं। तो यदि द्रव्य से अभिन्न होने से द्रव्याधीनत्व नहीं है, अपितु द्रव्य से द्रव्य और गुण का अयुत सिद्धत्व होने से द्रव्याधीनत्व है, ये मानेंगे, तो फिर ये द्रव्याधीनत्व रूप जो हेतु है ये जहां द्रव्य के साथ भेद है पदार्थ का वहां पर भी रहेगा, व्यापक नहीं माना जाएगा। ये व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा, व्याप्य नहीं माना जाएगा द्रव्याभिन्नत्व का। यही पूर्व पक्षी चाहते हैं। और इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने शंका की कि द्रव्य से अभेद गुण का होने से गुण में द्रव्याधीनत्व नहीं, अपितु अयुत सिद्धत्व होने से है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो तत्पुनः अयुत सिद्धत्वम इत्यादि से पूर्व पक्षी के इस प्रयोजक का, अयुत सिद्धत्व रूप प्रयोजक का निराकरण करने के लिए तीन विकल्प करते हैं सिद्धांती भाष्कर भगवान। और तत्पुनः इत्यादि की अवतरण टीका लिखने से पहले पूर्व पक्षी का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार कि गुणादीनाम द्रव्येण अभेदा भावेपि अयुत सिद्धत्वेन तादात्म्य प्रतीति सिद्धि इत्यर्थ। ये जो तादात्म्येन प्रतीयमानत्व रूप द्रव्याधीनत्व है, इस द्रव्याधीनत्व रूप हेतु की सिद्धि के लिए, तादात्म्येन प्रतीयमानत्व रूप हेतु की सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है द्रव्य के साथ गुणादि का अभेद, पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए कहा कि गुणादि नाम द्रव्येण अभेदाभावेपि, गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद न होने पर भी द्रव्य के साथ तादात्म्येन प्रतीयमानत्व गुणादि में रहेगा। कैसे? कहते अयुत सिद्धत्व होने से, अयुत सिद्धत्वात्। ये यदि यानी ये अभिप्राय हुआ शंकाकार का। और इस अयुत सिद्धत्व रूप पूर्व पक्षी के प्रयोजक का निराकरण करने के लिए उस तत्पुनः इत्यादि भाष्य है। इसका अवतरण है टीका में कि दूसयितुम विकल्पयति तत्पुनः इति, यानी जो तादात्म्य प्रतीयमानत्व का
प्रयोजक पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया अयुत सिद्धत्व रूप आ रही आगे। इसी के लिए वो 3 विकल्प किए जा रहे हैं, आएगा भी। तो दूषयितुम विकल्पयति तत्पुनः इति, तत्पुनः इति इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान जो तादात्म्यन प्रतीयमानत्व रूप हेतु का अन्य प्रयोजक वैशेषिकों ने बताया उसको दूषित बताते, उसमें दोष बताते हैं। तो वैशेषिकों को भाष्यकार भगवान पूछ रहे हैं, ये जो अयुत सिद्धत्व आप प्रयोजक बता रहे हो, इस अयुत सिद्धत्व का क्या स्वरूप है, किसे अयुत सिद्धत्व कहते हैं? तत्पुनः अयुत सिद्धत्वम अपृथक देशत्वम वा स्यात् अपृथक कालत्वम वा अपृथक स्वभावत्वम वा। ये 3 विकल्प अयुत सिद्ध पदार्थ के स्वरूप के विषय में है। अयुत सिद्धत्व रूप जो प्रयोजक है, इसका स्वरूप क्या मानोगे? अयुत सिद्धत्व एक शब्द है, इस शब्द के अर्थ के रूप में हम किसे समझें? क्या उन 2 पदार्थों में अयुत सिद्धत्व माना जाता है जो अपृथक देश है, यानी अलग अलग देश में नहीं रहते हैं, हमेशा एक ही स्थान पर रहते हो? देश है स्थान, और हमेशा एक ही स्थान पे रहने वाले, अलग अलग स्थान पर न रहने वाले जो पदार्थ हैं, उन्हें आपस में अयुत सिद्ध कहते हो? उनमें रहने वाला धर्म अयुत सिद्धत्व है, अपृथक देशत्व रूप। क्या ये एक विकल्प ये हुआ। दूसरा विकल्प हुआ अपृथक कालत्वम वा, या उन पदार्थों को अयुत सिद्ध कहा जाता है जो अलग अलग समय पर न रह करके हमेशा साथ ही साथ रहते हैं। युगपत रहने वाले पदार्थ, एक साथ एक समय में रहने वाले पदार्थ, उनको अयुत सिद्ध कहते हो। या तीसरा है विकल्प अपृथक स्वभावत्वम वा, जिनका स्वभाव पृथक पृथक न हो, एक ही स्वभाव वाले पदार्थ, उन्हें अयुत सिद्ध कहते हो। हाँ, तो अपृथक स्वभावत्वम का मतलब पृथक स्वभाव नहीं है जिनका, स्वरूप नहीं है जिनका। हाँ, तो ये माना 3 विकल्प पूर्व पक्षी के प्रति किए। तादात्म्यन प्रतीयमानत्व का प्रयोजक जिस अयुत सिद्धत्व को आप बता रहे हो, उस अयुत सिद्धत्व का इन 3 में से कौन सा स्वरूप है? ये 3 विकल्प पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांतियों ने किए। इनमें से यदि प्रथम विकल्प, पहले सिद्धांति कहते हैं कि 3 में से कोई भी विकल्प लो, ये अभेदेन प्रतीयमानत्व रूप, तादात्म्यन प्रतीयमानत्व रूप हेतु का प्रयोजक यह अयुत सिद्धत्व नहीं बन पाया, कोई न कोई दोष ही आएगा वैशेषिक मत में। इसलिए कहते हैं कि सर्वथापि न उपपद्यते, यानी तादात्म्यन प्रतीयमानत्व का प्रयोजक यह अयुत सिद्धत्व सर्वथा हो नहीं सकता। इन 3 प्रकार के विकल्पों में से कोई भी विकल्प अयुत सिद्धत्व के विषय में पूर्व पक्षी स्वीकार करें, यानी अयुत सिद्धत्व का स्वरूप माने, तो कोई न कोई दोष ही वैशेषिक मत में आएगा। उस दोष को स्वीकार करके ही अयुत सिद्धत्व का यह स्वरूप अंगीकार किया जा सकता है, ये कह रहे हैं।
तो पहला यदि विकल्प लेते हैं वैशेषिक, पहला विकल्प है अपृथक देशत्व। इसके विषय में कह रहे हैं, थोड़ी टीका है, इसको देखिए। इसका अवतरण, अपृथक देशत्वे तावत स्वाभ्युपगम विरुद्धेत, ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, सौक्लेस्य पटनिष्ठत्वात् पटस्य तंतु देशत्वात् पट सौक्लेयोः अपृथक देशत्वाभावात् शुक्लः पटः इति सामानाधिकरण्य प्रतीतिर न स्यात् इति आद्यम दूषयति अपृथक देशत्व इति। अयुत सिद्धत्व के विषय में जो प्रथम विकल्प है, इस प्रथम विकल्प का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, यह बता करके कि उन दो पदार्थों को अयुत सिद्ध माना जाता है जिनका स्थान अलग अलग नहीं है, एक ही स्थान पर रहते हैं, अपृथक देश वाले हैं, उन्हें आपस में अयुत सिद्ध कहा जाता है। उनमें रहने वाला धर्म है अयुत सिद्धत्व। ये जो अयुत सिद्धत्व के विषय में प्रथम विकल्प है, इसे यदि वैशेषिक स्वीकार करते हैं तो फिर गुण और द्रव्य में अयुत सिद्धत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। गुण द्रव्य को परस्पर अयुत सिद्ध नहीं कह पाएंगे। कैसे? तो कहते हैं वैशेषिकों ने ये माना है कि पट ये द्रव्य है, कार्य द्रव्य है, और उस पट में रहने वाला जो शुक्ल रूप या रक्त रूप या पीत रूप जो है वह उसका गुण है। पट है द्रव्य और उसमें विद्यमान रूप है गुण, और कार्य जो पट है वह रहता है कार्य द्रव्य होने से, अवयवी द्रव्य होने से अपने अवयवों में, और पट के अवयव हैं तंतु। इसलिए माना जाएगा पटात्मक द्रव्य को तो तंतु देश यानी तंतु रूप देश में रहने वाला, स्थान में रहने वाला, तो पट तो तंतुओं में रहेगा। इसलिए पट को कहा जाएगा द्रव्य को तंतु देश, उसमें तंतु देशत्व रहेगा, जहां रह रहा है वही उसका देश यानी स्थान हुआ। और तंतु का जो रूप है, यदि शुक्ल रूप है तो सौक्ल्य, ये तो रहेगा कहां? वो पट में रहेगा, गुण गुणी में रहता है, तो पट है गुणी और शुक्ल रूप है गुण। तो सौक्ल्य का देश तो रूप का, रूपात्मक गुण का देश तो हुआ पट, पट में रह रहा है। तो पट और तंतु उनके यहां अलग अलग है, दो कार्य कारण का तादात्म्य नहीं मानते ना वैशेषिक। तंतुओं से यानी अवयवों से आरब्ध जो अवयवी है वह भिन्न है, स्वतंत्र है। तो गुण तो हुआ पट देश और द्रव्य हुआ तंतु देश, यानी तंतु में रहने वाला। द्रव्य तो तंतु में रह रहा है और रूप पट में रह रहा है, तो ये पृथक देशत्व ही इनमें हुआ। अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व रूप तथा पट रूपी द्रव्य में सिद्ध नहीं हुआ। अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व नहीं है, और अयुत सिद्धत्व यदि नहीं है तो ये मानना पड़ेगा, मानने की आपत्ति आएगी कि शुक्लः पटः, ये जो तादात्म्य प्रतीति हो रही है यह प्रतीति न हो, ये मानने का प्रसंग आएगा। ये उनके लिए अनिष्टापत्ति है, दोष है।
इस दोष के कारण अपृथक देशत्व रूप आयुध सिद्धत्व नहीं माना जा सकता। ये टीका में टीकाकार ने अवतरण के समय कहा कि सौक्ल्यस्य पटनिष्ठत्वात्, सौक्ल्य रूप जो गुण है उसका तो देश है पट, वो पट में रहेगा समवाय संबंध से, इसलिए उसे पटनिष्ठ कहा जाएगा, उसमें पटनिष्ठत्व रहेगा। और द्रव्य है पट, वह समवाय संबंध से रहेगा अपने अवयव तंतुओं में, तो पटस्य तंतु देशत्वात् पट सौक्ल्यो अपृथक देशत्वाभावात्, पट रूपी द्रव्य और सौक्ल्य रूप गुण ये दोनों पृथक देश हो गए, उनमें पृथक देशत्व ही रह रहा है, अपृथक देशत्व नहीं है। और वैशेषिकों ने कहा गुण और द्रव्य का अयुत सिद्धत्व है अपृथक देशत्व, अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व द्रव्य और गुण में नहीं रहा यहां पर, पट और पट के रूपात्मक गुण में। आयुध सिद्धत्व रूप प्रयोजक न होने पर भी तादात्म्य न प्रतीति हो रही है, वह प्रतीति न मानने की आपत्ति आएगी। तो ये कह रहे हैं कि शुक्ल पट इति सामानाधिकरण्य प्रतीतिर न स्यात्, यदि अपृथक देशत्व रूप आयुध सिद्धत्व को तादात्म्य न प्रतीयमानत्व रूप हेतु का प्रयोजक मानेंगे, तो जहां प्रयोजक नहीं है वहां तादात्म्य न प्रतीयमानत्व नहीं रहना चाहिए, लेकिन रहता है, ये प्रतीति होती है, अनुभव होता है तादात्म्य का, पट और पट के गुण के तादात्म्य का अनुभव हो रहा है, इस अनुभव के विरोध की आपत्ति, ये दोष है प्रथम विकल्प में। इसलिए द्रव्य है, हाँ तंतु भी द्रव्य तो है, हाँ, वो जो शुक्लत्व है गुण उसका, हाँ, वो उस द्रव्य के अधीन नहीं रहेगा, तंतु के अधीन, तंतु में है ही नहीं, पट के अधीन बता देगा। पट का गुण अलग है, देश पट का देश, हाँ, वो गुण है वो पट का देश बताया, मैं ऐसा समझा हूँ, हाँ, मैं ऐसा समझा हूँ हाँ, कि पट का देश तंतु है, हाँ, और जो गुण है उसका देश पट है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो शुक्लत्व है वो पट को भी द्रव्य मानेंगे तो उसका देश तंतु नहीं होगा, गुण का शुक्लत्व, शुक्लत्व तो जाति है, शुक्ल रूप में रहने वाले, शुक्ल पट, हाँ, तो शुक्ल पट में जो शुक्ल रूप है वो शुक्ल रूप पट का गुण है, वैसे तंतु का नहीं है, तंतु में अलग रूप है, जब तंतु को ही द्रव्य मानेंगे ठीक है, तब तंतु का भी गुण है, तंतु का भी गुण है, वह अलग गुण है, तंतु का रूप और पट का रूप एक नहीं है। पहले शुरू वाले सूत्र में यहीं से तो शुरुआत की थी परमाणु कारणवाद में अनुपत्ति बताते समय कि कारण समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय द्रव्य गुणांतर के आरंभक होते हैं। तो तंतु तो है कारण द्रव्य, उसमें रहने वाले जो गुण हैं वह कारण द्रव्य के गुण माने जाएंगे। पट कार्य द्रव्य है, उसमें रहने वाले गुण कार्य द्रव्य के गुण माने जाएंगे, और वो कारण द्रव्य के और कार्य द्रव्य के गुण इनमें आपस में भेद है। वे आरंभ कारण द्रव्य के गुण तो आरंभक है, कार्य द्रव्य के यानी पट के गुण आरभ्य हैं। पट के गुणों को उत्पन्न करते हैं तंतुओं के गुण, उनमें उत्पाद्य उत्पादक भाव है, आरंभक आरभ्य भाव है, इसलिए वो अलग अलग है। तो तंतु का रूप और तंतु इनमें आयुध सिद्धत्व रहेगा, गुण गुणी का आयुध सिद्धत्व होता है। तंतु और तंतु के रूप में गुण गुणी भाव है, तो उनको एक दूसरे का आयुध सिद्ध माना जाएगा। पट का रूप और पट ये एक दूसरे के आयुध सिद्ध हैं, और इनमें
अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व मानेंगे यदि, तो गुणी और गुण दोनों को एक देश में रहना चाहिए, दोनों का एक ही अधिकरण होना चाहिए। लेकिन गुणी पट रूपी गुणी का अधिकरण तो हो रहा है तंतु, और रूपात्मक गुण का अधिकरण हो रहा है पट, और ये पट और तंतु इन दोनों को एक नहीं माना है उन्होंने, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य का आपस में भेद माना है, इसलिए भिन्न देशत्व हुआ। ऐसे तंतु के रूप में भी ये आपत्ति आएगी। तंतु के रूप का गुणी हो जाएगा तंतु, और गुण हो जाएगा तंतु का रूप। इन दोनों का भी अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तंतु तो रहेगा, उस समय गुणी के रूप में लिया जाएगा तंतु को पट के स्थान पर, तो उसका आश्रय तो हो जाएगा अंशु। तंतु के अवयवों को कहा जाता है अंशु। वे रहेंगे, जैसे पट अपने अवयवों में रहता है, ऐसे तंतु रहेंगे अपने अवयवों में, वे हैं अंशु। तो तंतु तो अंशु देश हो जाएगा, और तंतु का रूप वो हो जाएगा तंतु देश। तो उनमें भी अपृथक देशत्व नहीं है, अपृथक देशत्व का अभाव है, इसलिए अयुत सिद्धत्व नहीं होगा। ऐसे अंशु और अंशु के रूप में भी लेंगे तो वही सब होता जाएगा। इसलिए ये जो गुण गुणी का अयुत सिद्धत्व अपृथक देशत्व रूप मानोगे, तो इसमें पट तथा पट के गुणों में अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व न होने से शुक्लः पटः इत्यादि जो अनुभव हो रहा है तादात्म्य का, पट के साथ पट के गुण के तादात्म्य की जो प्रतीति है वह न होने की आपत्ति आएगी, यानी प्रत्यक्ष विरोध होगा। ये दोष है। यह दोष बता रहे हैं भाष्कर भगवान कि अपृथक देशत्वे तावत स्वाभ्युपगमो विरुद्धेत। अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व यदि वैशेषिक गुण गुणी का मानते हैं, तो जो स्वाभ्युपगम है, यानी वैशेषिकों का अभ्युपगम है, अंगीकार है, उसका विरोध होगा। क्या अंगीकार है उनका? कि ये अंगीकार है कि गुणी जो पट है वह तो अवयव देश में रहता है अपने, और गुण पट देश में रहता है, ये अभ्युपगम, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो कथम, इससे पूर्व पक्षी पूछते हैं कि कथम अभ्युपगम विरोध, हम स्वाभ्युपगम विरोध हमारे मत में कैसे है? बता रहे भाष्कर भगवान कि तंत्वारब्धो ही पटः तंतु देश, तंतुओं से बना हुआ जो पट वह समवाय संबंध से रहता है अपने अवयव तंतुओं में, इसलिए उसे माना जाता है तंतु देश, यानी तंतु रूपी अधिकरण में रहने वाला। तंतु देशो अभ्युपगम्यते न पट देश, यानी पट को पट देश नहीं माना जाता, तंतु देश माना जाता है। मतलब तंतु में रहने वाला माना जाता है, स्वयं में रहने वाला नहीं। और पटस्य तु गुणाः शुक्लत्वादयः पट देशाः अभ्युपगम्यन्ते। तो ये जो पट के गुण हैं शुक्लत्वादि, वे पट देश हैं, यानी पट में रहते, अपने गुणी में रहते हैं, न तंतु देशा, तंतु देश में नहीं रहते। और इस अर्थ को बताने वाला उनका सूत्र भी बताया जा रहा है कि तथा चाहू द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम इति। कारण द्रव्य, द्रव्याणि शब्द से लीजिए कारण द्रव्यों को, परमाणुओं को, वे द्रव्यांतरम आरभन्ते, यानी ये जो द्व्यनुकादि रूप द्रव्यांतर हैं उसके आरंभक होते हैं।
और गुणाश्च, इस प्रथमांत तो गुणा शब्द से लीजिए कि कारण समवायी गुण, कारण समवायी गुण वे गुणांतर के आरंभक होते हैं, यानी कार्य द्रव्य समवायी गुणांतर के आरंभक होते हैं। जो कारण द्रव्य हैं वे तो कार्य द्रव्य का आरंभक बनेंगे, और कारण में यानी तंतुओं में रहने वाले जो रूपादि गुण वे द्व्यनुकादि कार्य द्रव्य के गुणों के आरंभक होंगे, गुणांतर के आरंभक होंगे, ये यहां पर माना है। तो इससे हुआ क्या? तो इससे निकला कि कारण में कार्य रहता है, तो कार्य द्रव्य जो पट वह रहेगा अपने कारण तंतुओं में, और पट रूप का समवायी कारण है पट, और तंतुओं के रूप है असमवायी कारण। और कार्य जो है अपने समवायी कारण में समवाय संबंध से रहा करता है। कार्य कोई भी कार्य हो उसका देश माना जाता है, अधिकरण माना जाता है उसका समवायी कारण। कार्य द्रव्य का समवायी कारण माना जाता है उनके अवयवों को, कार्य द्रव्य के अवयव का समवायी कारण है, इसलिए अपने अवयवों में कार्य द्रव्य रहेगा, उसका देश माना जाएगा अवयव, स्वस्व अवयव। तो पट का अवयव तंतु होने से पट को माना जाएगा तंतु देश, और पट के रूप का समवायी कारण है स्वयं पट, इसलिए वह समवाय संबंध से रहेगा अपने समवायी कारण में। तो पट के रूप का समवायी कारण और पट का समवायी कारण एक नहीं है। पट रूप का समवायी कारण है पट, और पट का समवायी कारण है तंतु, इसलिए वे दोनों अपने अपने समवायी कारण में रहेंगे, तो दोनों का देश अलग अलग होगा। और इसलिए पृथक देशत्व ही इनमें सिद्ध होगा, अपृथक देशत्व सिद्ध न होने से, ये इनका अपना अभ्युपगम है वैशेषिकों का, यह अभ्युपगम छोड़ना पड़ेगा, ये कह रहे हैं स्वाभ्युपगम विरोधा। और इधर तंतु रूप क्या नाम पट रूप और पट में आयुध सिद्धत्व भी मान रहे हैं, और आयुध सिद्धत्व का अर्थ कर रहे हैं अपृथक देशत्व। अपृथक देशत्व रूप आयुध सिद्धत्व यदि पट और पट के रूप में मानना है तो मानना पड़ेगा पट और पट रूप दोनों एक देशस्थ हैं, दोनों का एक अधिकरण है। तो ये जो अभ्युपगम है वैशेषिकों का कि पट तंतु देश है और पट रूप पट देश है, इस अभ्युपगम का विरोध होगा, ये दिखा। ये जो कनाद जी का सूत्र है, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 10वां सूत्र, नंबर दिया है। तो इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं, तंतवो ही कारण द्रव्यानि इत्यादि से, यानी द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, ये जो प्रथम अवांतर वाक्य है इसका व्याख्यान है, इसमें प्रयुक्त पदों का अर्थ बताना। इसमें प्रयुक्त पद है द्रव्याणि पहला पद, इसकी व्याख्या करते हैं कि तंतवो ही कारण द्रव्यानि कार्य द्रव्यम पटम आरभन्ते, तंतु हैं कारण द्रव्य और वे कार्य द्रव्य जो पट है उसके आरंभक होते हैं। ये द्रव्यानि द्रव्यांतरम आरभन्ते, इस वाक्य की व्याख्या हुई। ये तंतवो ही इत्यादि की अवतरण टीका है, कणाद सूत्रद्वयम व्याचष्टे तंतवो ही इति। कणाद जी के द्वारा रचित जो ये दो सूत्र हैं, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, टीकाकार के अनुसार अलग सूत्र है,
हाँ, भाष्य में 1 नंबर दिया है, लेकिन टीका के अनुसार ये अलग अलग 2 सूत्र हैं। एक द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते सूत्र है और दूसरा गुणाश्च गुणांतरम। इन दोनों सूत्रों की व्याख्या तंतवो ही इत्यादि से भाष्य में हो रही है। प्रथम सूत्र की व्याख्या हुई कि तंतवो ही कारण द्रव्यानि कार्य द्रव्यम पटम आरभन्ते, और गुणाश्च गुणांतरम इसकी व्याख्या है कि तंतुगताश्च गुणाः शुक्लादयः कार्यद्रव्ये पटे शुक्लादि गुणांतरम आरभन्ते इति ही ते अभ्युपगच्छन्ति। कहते हैं गुण यानी कारण के गुण, तंतुओं के गुण क्या करेंगे कि कार्य द्रव्य जो पट है उसके शुक्लादि रूपों के आरंभक होंगे, गुणांतर के आरंभक होंगे। ये मान्यता है वैशेषिकों की, इसलिए कहा कि इति ही ते अभ्युपगच्छन्ति। ते यानी वैशेषिक, इति अभ्युपगच्छन्ति स्वीकार करते हैं। ये जो अभ्युपगम है उनका, इसका विरोध होगा। अपृथक देशत्व को यदि अयुत सिद्धत्व मानेंगे तो ये कह रहे हैं। सो अभ्युपगमो द्रव्य गुणयो हो अपृथक देशत्वे, अभ्युपगम्य माने बाध्यत। सो अभ्युपगम यानी ये कारण द्रव्य में रहने वाले गुण कार्य द्रव्य में गुणांतर के आरंभक होते हैं और कारण द्रव्य कार्य द्रव्य का आरंभक होता है। ये जो अभ्युपगम है, अंगीकार है, इसे सो अभ्युपगम शब्द से लीजिए। द्रव्य गुणयो हो अपृथक देशत्वे अभ्युपगम्य माने बाध्यत, ये इस अभ्युपगम का बाद होगा, विरोध होगा। कब? यदि द्रव्य और गुण को अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व से युक्त मानेंगे, द्रव्य गुण के अयुत सिद्धत्व का स्वरूप अपृथक देशत्व मानेंगे, तो ये अब इस अभ्युपगम का विरोध होगा। तो इसलिए क्या होगा कि प्रथम विकल्प को छोड़ना पड़ेगा वैशेषिकों को। ये अपना अभ्युपगम तो त्याग नहीं सकते, अभ्युपगम स्वाभ्युपगम विरोध तो सहन होगा नहीं। इसलिए द्रव्य गुण के अयुत सिद्धत्व का स्वरूप ही बदलना पड़ेगा, अर्थ बदलना पड़ेगा। अपृथक देशत्व ये अर्थ नहीं, अपितु अयुत सिद्धत्व का अर्थ है अपृथक कालत्व। ये कहते हैं अथ अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम उच्चेत सव्य दक्षिणयो अपि गो विषाणयो अयुत सिद्धत्वम प्रसज्जेत। ये दोष है। कहते हैं कि स्वाभ्युपगम विरोध को टालने के लिए प्रथम विकल्प को अयुत सिद्धत्व के विषय में छोड़ करके द्वितीय विकल्प का अंगीकार वैशेषिक करते हैं। अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम ये बताते हैं। तो जो अयुत सिद्ध के रूप में वैशेषिकों को मान्य नहीं है, उनको भी अयुत सिद्ध मानने का प्रसंग आएगा, अतिव्याप्ति होगी अयुत सिद्धत्व के लक्षण की। अपृथक कालत्व अयुत सिद्धत्व है ये मानेंगे तो अयुत सिद्धत्व के लक्षण की लक्षण में अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा। ये जो गौ के अलग अलग 2 सिंग हैं, इन दोनों को आपस में अयुत सिद्ध मानना वैशेषिकों को अभिष्ट नहीं है। हाँ, एक ही गाय के जो 2 सिंग हैं, वो दोनों सिंग आपस में अयुत सिद्ध नहीं है। जैसे गुण गुणी को अयुत सिद्ध मानते हैं, सिंग तो द्रव्य है, 2 सिंग अलग अलग 2 द्रव्य हैं। गाय के 2 अवयव हैं, उन 2 अवयवों में आपस में अयुत सिद्धत्व मानना इष्ट नहीं है। कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य का तो सिद्धत्व अभिष्ट है,
अवयव अवयी का। एक गाय के सिर में एक साथ उत्पन्न होने वाले जो दो सींग हैं, इनमें अवयव अवयवी भाव नहीं है, दोनों द्रव्य हैं, लेकिन एक दूसरे के अवयव नहीं है, अवयव अवयवी भाव नहीं है, इसलिए अयुत सिद्धत्व उनमें अभिष्ट नहीं है। और उन्हें भी अयुत सिद्ध मानने का प्रसंग आएगा, ये अतिव्याप्ति हो जाएगी। जिनको अयुत सिद्ध मानना इष्ट नहीं है, उन्हें भी अयुत सिद्ध मानना पड़े, वे अति प्रसंग माना जाता है, अतिव्याप्ति मानी जाती है। वह अतिव्याप्ति बता रहे हैं द्वितीय विकल्प में कि अथ अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम उच्चेत। अपृथक कालत्व को अयुत सिद्धत्व कहेंगे यदि, तो इस प्रकार का जो अयुत सिद्धत्व है, ये जो अयुत सिद्ध नहीं है ऐसे पदार्थ में भी मानने का प्रसंग आ रहा है। वो कह रहा है कि सव्य दक्षिणयो हो अपि गो विषाणयो हो। विषाण शब्द का अर्थ होता है सिंह। गो विषाण यानी गौ के सिंह। और कौन से? तो सव्य और दक्षिण, बायां और दायां। दक्षिण कहते हैं दाएं को, सव्य कहते हैं बाएं को। तो बाएं और दाएं गो सिंगों में, श्रृंगों में भी अयुत सिद्धत्व का प्रसंग आएगा, अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि ये दोनों भी अपृथक काल है, साथ ही साथ उत्पन्न होता है। और तथा इससे बताया जा रहा है तीसरे विकल्प को। पहले विकल्प में स्वाभ्युपगम विरोध दोष आया, दूसरे में अति प्रसंग दोष आया। तो इन दोनों को छोड़ करके यदि तीसरा मान लेते हैं, अपृथक स्वभावत्वम अयुत सिद्धत्वम, तो इसका भी अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तथा अपृथक स्वभावत्वे तु अयुत सिद्धत्वे न द्रव्य गुणयो आत्मभेद संभवति तस्य तादात्म्येन एव प्रतीयमानत्वात्। तो ये जो अपृथक स्वभावत्व रूप अयुत सिद्धत्व मानेंगे यदि, बिल्कुल समान स्वभाव है, स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है, ये अयुत सिद्धत्व है। इस प्रकार अयुत सिद्धत्व को स्वीकार करने पर तो द्रव्य और गुण का समान स्वभावत्व, यही अयुत सिद्धत्व होगा। तो फिर द्रव्य और गुण इन दोनों का आपस में भेद सिद्ध नहीं होगा। आत्मभेद न आत्मभेद संभवती। आत्मभेद में आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप। आत्मभेद न संभवती यानी स्वरूप भेद संभव नहीं होगा। द्रव्य और गुण के स्वरूप में भेद जो अंगीकार करते हैं वैशेषिक, उसको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं द्रव्य अलग हैं, गुण अलग हैं, इन दोनों का स्वरूपतः भेद है। इन दोनों का जो स्वरूपतः भेद माना है उसका विरोध तृतीय पक्ष में। तथा अपृथक स्वभावत्वे तु अयुत सिद्धत्वे न द्रव्य गुणयो आत्मभेद संभवति तस्य तादात्म्येन एव प्रतीयमानत्वात्। तस्य यानी ये जो अपृथक स्वभावत्व रूप अयुत सिद्धत्व है, अपृथक स्वभावत्व का तो हमेशा तादात्म्य से ही भान होता है। इसलिए क्या होगा? हाँ, तस्य का अवतरण है अपृथक स्वभावत्वे इति। अच्छा, कहा? ये इन दोनों का भी अवतरण था। तथा के बाद में अपृथक स्वभावत्वे तो अयुत सिद्धत्वे, पहले अपृथक स्वभावत्व इसका अवतरण है, उसको पढ़िए कि स्वभावो ही स्वरूपम। स्वभाव शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, यानी अपृथक स्वभावत्व, ये अयुत सिद्धत्व है। तो उसमें स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो स्वभावो ही स्वरूपम तस्य अपृथक्त्वे, और स्वरूप अलग नहीं है ये कहेंगे यदि,
तब तो क्या होगा, कहते अस्मद इष्टाभेद सिद्धि। हम जो मानना चाहते हैं कि गुण और गुणी का अभेद, हाँ वो सिद्ध होगा। हमने वही तो अनुमान में बताया है साध्य कि गुणादयो द्रव्याभिन्ना द्रव्याधीनत्वात्। तो यहां द्रव्याधीनत्व का अर्थ करोगे अयुत सिद्धत्व, और अयुत सिद्धत्व का अर्थ करोगे अपृथक स्वभावत्व। और अपृथक स्वभावत्व में स्वभाव का अर्थ है स्वरूप। अपृथक स्वभावत्व का अर्थ निकलेगा स्वरूप में कोई भेद नहीं। तो स्वरूप में भेद नहीं का तो अर्थ हो जाएगा एक ही है, दोनों अभेद हैं। तो स्वभाव ही स्वरूपम तस्य अपृथक्त्वे अस्मद इष्ट अभेद सिद्धि। हम लोग जो चाहते हैं वो सिद्ध हो जाएगा आपके इस प्रकार के अयुत सिद्धत्व को। हम तो फिर आपका स्वागत करते हैं। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने कहा कि अपृथक तथा के बाद में जो अपृथक है उसका यह अवतरण है। अपृथक स्वभावत्वेतु अयुत सिद्धत्वे न द्रव्य गुणयो आत्मभेद संभवति। भेद संभव नहीं होगा, अभेद ही सिद्ध होगा। और तस्य तादात्म्यन एव प्रतीयमानत्वात्, इसका अवतरण है टीका में, अभेदे युक्तिम आह तस्येति। यानी द्रव्य और गुण का भेद सिद्ध नहीं हो पाएगा, अभेद ही सिद्ध होगा। इस अर्थ की ज्ञापक युक्ति भाष्यकार ने बताई कि तस्य तादात्म्यन एव प्रतीयमानत्वात्। ये जो अपृथक स्वभावत्व है वह जब भी प्रतीत होगा तो अभिन्नतया ही प्रतीत होगा, भेदेन उसकी प्रतीति नहीं हो पाएगी। ये युक्ति है। बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे। तस्य शब्द का अर्थ कर रहा है गुणस्य इत्यर्थ। टीका में टीकाकार ने तस्य यानी गुणस्य तादात्म्यन एव प्रतीयमानत्वात्। गुण की हमेशा प्रतीति द्रव्य तादात्म्यन रूपे नहीं होती है। कल का शाम का पाठ हो जाएगा।